किसी जज को ब्लैकमेल करके राम मंदिर के पक्ष में फैसला करवाया गया है अगर, तो ये ना सिर्फ न्यायपालिका के लिए एक बदनुमा दाग है बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरे की घंटी है। पूर्व सीजीआई को मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में घुस करके ब्लैकमेल किया था। जी हां, यह विस्फोटक खुलासा हुआ है। क्या खन्ना साहब के साथ भी कुछ बड़ा हो सकता है? भाजपाई पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जिनका सोशल मीडिया, तो वो जो छोटे वाले थे ना, छोटे से साइज के चीफ जस्टिस, उनको भी लगा कि आज पूरा घुमा ही दूंगा मैं इसको, इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा। पूरा देश देख रहा है कि वो चीफ, और वो क्या कहते हैं, बताइए जज साहिबान कहां बैठ के फैसला देते हैं? यहां बैठ के देते हैं। यहां कैसा है, ये कैसा है? जब सब कुछ हो गया, उसके कदम तेज तेज थे और उनको छोटे थे कदम, उनके कदम छोटे छोटे थे हो गए, तो उनसे बोले, एक पर्चा निकाला, ये देखा है आपने, बस नमस्कार, पूरा हो गया। और जज साहब बाहर आए, जज साहब बोले, राम मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि ये कौन सा इंजेक्शन लगा है। और फिर 40 दिन के बाद फैसला आया, राम मंदिर यही बनेगा, यही मंदिर है। मालूम है क्या था? सत्ताएं सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नहीं चलती हैं। हमारे पूर्वजों ने सत्ताएं सिर्फ बैठ के नहीं चलाई हैं। जमीन की हकीकत, जो कागज दिखाया था ना, वो कागज उनके दामाद का था। उनके दामाद कहीं किसी राज्य सरकार में जज हैं जो करप्शन में फंसे हुए थे। और देखिए, इसमें ईमानदार है वो, नहीं उसकी ईमानदारी बता रहा हूं, आप पहले से हंस रहे हो। वो ईमानदारी देखिए उसकी कितनी है। जैसे ही उन्होंने फैसला दे दिया, हम आप भारत माता की जय, हम सब खुशी खुशी घूम रहे थे, लेकिन पीछे का जो होमवर्क है वो नहीं पता किसी को। उसने फैसला देने के बाद निगाह गड़ा के रखी कि ये रिटायर किस दिन होने वाले हैं। वो जिस दिन रिटायर होके तेजी तेजी से बाहर आए और घर पे पहुंचे, वो ये जानता है मनुष्य मनुष्य है, उसमें लालच भी है, उसमें सब कुछ भी है, उसमें द्वेष भी है, उसमें बदला भी है। वो कोई खाली नहीं छोड़ता, पता नहीं कब बहक जाए। बहकने के तो पैसे लगते नहीं। वो घर पहुंचे, घर पहुंच के उन्होंने कोट टांगा, रिटायरमेंट समाप्त हो गया उनका। रिटायरमेंट के बाद जब वो घर पहुंचे तो एक आदमी पहुंचा और एक लिफाफा दिया उनको, सर ये आपके लिए। जब लिफाफा खोल के देखा तो लिफाफे पे लिखा हुआ था, भारत सरकार ने देश के राष्ट्रपति से ये आपका नाम प्रपोज किया है कि इस देश में जो 12 गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं, उसमें आपका नाम भी नामित किया गया है। अब 6 साल तक मुंह बंद रहेगा। यानी पहले एक कागज दिखा करके रंजन गोगोई को ब्लैकमेल किया गया कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो राम मंदिर फैसले में अगर आप पक्ष में फैसला नहीं सुनाएंगे तो आपका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। क्या उस कथित ब्लैकमेलिंग पेपर में, कागज में, एक फीमेल कर्मचारी को अब्यूज करने का जो आरोप रंजन गोगोई पर लगा था, उसी सिलसिले में कुछ एविडेंस के तौर पर रंजन गोगोई को दिखाया गया था, मोदी ने दिखाया था? या फिर मोदी ने राम मंदिर मामले में अपने पक्ष में फैसला दिलाने के लिए जज के दामाद के भ्रष्टाचार, जज के सन इन लॉ के करप्शन के सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज को डराया था? सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके खुद भी तय कर सकते हैं, लेकिन यह आरोप केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है। किसी जज को ब्लैकमेल करके राम मंदिर के पक्ष में फैसला करवाया गया है अगर, तो ये ना सिर्फ न्यायपालिका के लिए एक
बदनुमा दाग है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरे की घंटी है। और सवाल ये उठेगा, क्या वक्फ कानून पर, क्या वक्फ बिल पर सीजीआई खन्ना के साथ भी कुछ इसी प्रकार की हरकत करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा? आपको क्या लगता है? पूर्व सीजीआई को मोदी जी ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में घुस करके ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया, जो आरोप कथित तौर पर लगाया गया है सीजीआई, पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई और मोदी पर, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आप इस जज को डराया था सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके, जिसके दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव रत्न खच सुंदर मस्तकी भाड़ा, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची। ये एक बदनुमा दाग है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरे की घंटी है। पर शिवाजी महाराज का बहुत असर था। उन्होंने ही रायगढ़ जाकर पत्थर और पत्तियों के ढेर तले दबी शिवाजी महाराज की समाधि को खोजा था और उसकी मरम्मत करवाई थी। बाद में उन्होंने शिवाजी महाराज पर एक छंदबद्ध जीवनी भी लिखी, जिसे पोवाड़ा भी कहा जाता है। जातिवाद के साथ साथ ज्योतिबा फुले ने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काफी काम किया। उन्होंने गर्भवती स्त्रियों के लिए केयर सेंटर शुरू किया, जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। अगला नंबर था विधवाओं को गंजा करने की कुप्रथा का, जिसका विरोध करते हुए फुले दंपत्ति ने नाइयों की हड़ताल कराई और इस प्रथा के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई। पिछड़ों और महिलाओं के हक में आवाज उठाने के अलावा उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के संबंध में भी काम किया। बोर्ड सरकार में बैठे ऐसे लोगों के इशारे की कठपुतली है जो नहीं चाहते कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद से संघर्ष का एक शानदार अध्याय रुपहले पर्दे के जरिए जन जन तक पहुंचे हैं। उस फिल्म की जो अभी रिलीज हो जानी चाहिए थी, यानी 3000 साल की गुलामी का जिक्र किया गया है। ये आपत्ति है सेंसर बोर्ड की। दरअसल जो में बताया गया है कि कैसे शूद्रों की इस देश में दुर्दशा थी जाति व्यवस्था के कारण। सेंसर बोर्ड का कहना है कि उसे हटा देना चाहिए। शब्दों पर भी ऐतराज है। महार, मांग, बच्चा, वो फुले दंपति पर कूड़ा फेंक रहा है क्योंकि वो स्कूल खोल रहे हैं लड़कियों के लिए। ब्राह्मण महासंघ पुणे का कराट ब्राह्मण महासंघ और हिंदू महासभा, इन सब ने दावा किया कि फिल्म में ब्राह्मणों को गलत तरीके से दिखाया गया है। क्या कहा गया है? सच्चे सेवक महात्मा फुले को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने समाज के शोषित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश के लिए उनका अमूल्य योगदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनका जो योगदान है वो पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, लेकिन प्रेरित करने वाली फिल्म जनता के बीच जाए, ये सेंसर बोर्ड में बैठे मोदी जी के लाडलों को पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने ये फैला के रखा हुआ था वहाँ के पुरुषवादी ब्राह्मणों ने कि जो लड़कियां हैं अगर वो पढ़ लेंगी तो उनका पति कम उम्र में मर जाएगा, इसलिए पढ़ना नहीं चाहिए। और बालिका जो शिक्षा थी उसके वो भयंकर खिलाफ थे। लड़कियों को पढ़ाना अपने आप में एक बुरा और पाप मानते थे। आज हम जो भी कहें, बेटी ब्राह्मण रक्षा मंच एक बृहद कार्यक्रम बनाने जा रहा है जिस पर इस तरह के कुकृत्य करने वालों को ठीक से इलाज किया जाए। खुद राहुल गांधी। दोस्तों, एक ऐसा दौर जब एक खास तरह की फिल्मों का चलन युद्ध स्तर पर बढ़ गया है। न जाने कौन कौन सी फाइल्स देश के सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उनको स्वयं मोदी जी ने प्रमोट किया। शिवाजी महाराज जब काफ़ी रियासतें जीत गए और रियासतें जीतने के बाद जब उन्होंने अपने आप को वहाँ की राजगद्दी पे बैठने का क्रम किया, जब उनका राज तिलक होना था, तो ऐसे पराक्रमी राजा को का राज तिलक करने से, ऐसा लिखा गया इतिहास में, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया था कि ये आदमी शूद्र है। जो क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, वो शूद्र है, वो भोसले थे। और उसके कारण काफ़ी हद तक उनको परेशानी झेलनी पड़ी। आखिर में काशी से एक पंडित जी को बुलाया गया, उनका नाम गंगा भट्ट था। और जब गंगा भट्ट काशी से आए, उन्होंने शिवाजी महाराज का राज तिलक किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र का स्थान चरणों में होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज तिलक हुआ, वो ख़ास तौर पे काशी से एक ब्राह्मण को बुलाना पड़ा, गंगा भट्ट को, और उन्होंने पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक किया, उनका राज्याभिषेक किया। उनको हाथ से छुआ नहीं क्योंकि वो शूद्र थे। ये ब्राह्मणवाद है जिसने आज
हिंदू जिसको कहते हैं हिंदूवाद के जो आइकन है शिवाजी, उनके साथ भेदभाव किया था। शिवाजी साहू जी महाराज जो थे, जो शिवाजी महाराज के पोते थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज के राज्य को काफ़ी बढ़ाया, उनको भी इस तरह का अपमानजनक व्यवहार झेलना पड़ा। साहू जी महाराज जब बाणगंगा में स्नान करने जाते थे तो उनका कुल पुरोहित जो है वो इसलिए कि ये शूद्र हैं, वैदिक मंत्रों का उपचार नहीं करता था, वो पुराण के मंत्र पढ़ने लगता था। और इससे वो इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने कहा कि गैर क्षत्रिय होने के कारण पुराण के मंत्र मुझे सुना रहा है, वैदिक मंत्र नहीं सुना रहा है, क्योंकि इसको लगता है मैं शूद्र हूँ, मैं ऐसे मंत्रों को चुन लूँगा। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से मेरे राज्य में प्रजापति जाति के लोग ही पुरोहित होंगे। की एक किताब लिखी, इस किताब ने तहलका मचा दिया। रामगिरी में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण कहते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तो क्या ब्रह्मा के मुख में गर्भ था? ऐसे सवालों ने सवर्ण समाज की नींव हिला दी। ये दास प्रथा जिसके द्वारा ब्राह्मणों ने बहुजन समाज को निम्न श्रेणी में ढकेला, अमेरिका की गुलामी प्रथा जो अभी कुछ साल पहले समाप्त हो चुकी है, से बदतर दशा में पेशवाओं को कठोर ब्राह्मणी व्यवस्था तक रही है। वो पे राहुल गांधी का बयान है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लिखते हैं कि बीजेपी आरएसएस के नेता एक तरफ फुले जी को दिखावटी नमन करते हैं और दूसरी तरफ उनके जीवन पर बनी फिल्म को सेंसर कर रहे हैं। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मगर सरकार उस संघर्ष और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को पर्दे पर आने देना नहीं चाहती। बीजेपी आरएसएस हर कदम पर दलित बहुजन इतिहास मिटाना चाहती है ताकि जातीय भेदभाव और अन्याय की असली सच्चाई सामने न आने का विरोध का गणित समझाते हैं। केरल में पिछड़ा होने का मतलब होता था नंबूदरी, ब्राह्मण, नायर जैसे सवर्णों से आपको 32 फीट की दूरी रखनी होती थी। इससे नजदीक आए तो वो अपवित्र हो जाते थे। आगे और भी लेवल थे इससे ऊपर नायर इड़वा थे, जिनसे 64 फीट की दूरी बनाकर रखनी होती थी, और इससे भी आगे थे इड़वा जाति के लोग, जिनसे 100 फीट की दूरी बनाकर रखनी होती थी। एकदम फिक्स दूरी बनाकर रखने के लिए क्या ऊंची जाति के लोग इंच टेप लेकर चलते थे या नहीं, इसका जिक्र बसंतरी ने नहीं किया है। इसी तरह अब 19वीं सदी के पुणे का हाल देखिए। रास्ते एक थे लेकिन लोग नहीं। पिछड़ों को रास्ते में चलते हुए ये ध्यान रखना होता था कि किसी ऊंची जाति वाले पर परछाई ना पड़ जाए। दिन का वो समय जब परछाई लंबी होती थी, तब सड़क पर चलने का मतलब था मौत को बुलावा देना। ऐसे में पिछड़ों को इस समय सड़क से दूर होकर बैठना पड़ता था। अछूतों को आदेश था कि अपनी कलाई में या गले में काला धागा बांधे ताकि हिंदू इन्हें भूल से भी ना छुएं। कमर में झाड़ू बांध कर चलें ताकि इनके पैरों के निशान झाड़ू से मिट जाएं और कोई हिंदू इनके पद चिन्हों पर पैर रखकर अपवित्र ना हो जाए। वहां अगर मुंह थूक से भर जाए तो थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। इन्हीं परिस्थितियों में वादी सरकार के एजेंडे को दिखाती है। सरकार ने इन फिल्मों को इसलिए बैन किया है क्योंकि वो शीशे में खुद अपनी शक्ल देखकर शर्मिंदा है। इतने ज्यादा शर्मिंदा है कि इस बारे में बात ही नहीं कर पा रहे। भला एक फिल्म से उन्हें इतनी परेशानी क्यों है? इस बोर्ड ने बोला मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। उसी आधार पर संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। अब ब्राह्मण को दिक्कत हो रही है फूले से। भैया जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप? आपकी क्यों से लग रही है? जब कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई क्यों थे? अनुराग नहीं, क्योंकि पीएम मोदी जिनके हिसाब से इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है। यह सब लोग मिलके सबको बेवकूफ बना रहे हो। भाई मिलके तय कर लो इंडिया में जातिवाद है या नहीं। लोग मिलके तय कर लो इंडिया में जातिवाद है या नहीं। लोग बेवकूफ नहीं है। पिछले दिन माफी है, ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है। हाँ, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप उनसे ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से ये माफी है। कि महत्ता का अतिरंजित वर्णन किया गया है। शूद्रों के मन मस्तिष्क में ये बिठाने का प्रयत्न किया गया है कि ब्राह्मण ईश्वर के समतुल्य हैं। के प्रेस क्लब के गेट पर एक पोस्टर चिपका दिया गया कि इस फिल्म का बायकॉट करो। ये उस देश में हो रहा है जिस देश में केरला स्टोरी सुपरहिट कराने की कोशिश की जाएगी, कश्मीर फाइल बनाई जाएगी, प्रोपोगंडा पूरे देश में किया जाएगा। और छावा का सीन तो अभी कुछ दिन पहले गुजरा। ऐसी फिल्में जो उत्तेजना पैदा करें, आज के समय की राजनीति को प्रभावित करें, आज के समय में हिंसा को प्रोत्साहित करें, ऐसी फिल्में केवल रिलीज ही नहीं हो रही हैं, उनको इतना प्रचार प्रसार मिल रहा है जिससे किसी की भावना आहत नहीं होती। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। उसकों पर लखनऊ में
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध प्रदर्शन किया कि ज्योतिबा फूले पर बनी फिल्म को लेकर के ब्राह्मण समाज के बीच इतना आक्रोश किस बात का है? क्या ऐसा ज्योतिबा फूले के जीवन में हुआ नहीं जो फिल्म में दिखाया जा रहा था? या वो बीती हुई बातें थी, जातिवाद खत्म हो गया जैसा कि सेंसर बोर्ड ने कहा और जिस पर बयान देने के चलते अनुराग कश्यप को गालियां पड़ी? अनुराग धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं भारत निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ कि अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में 4 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, ऐसे एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है।